एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर गौरव हूं। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी यानी सीबीएसई क्लास 11 के थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आराम से बैठो, नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन चाहो तो बस पैसिवली सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। मेरे साथ है स्वाति। अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं तो आज हम जीएपी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सिस्टम्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जीएसटी, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बिल्कुल। और हमारा तरीका सिंपल रहेगा। मैं बीच बीच में तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी ताकि तुम केवल सुनो नहीं बल्कि अपने वर्ड्स में आंसर भी बनाओ। एक सेकंड रुककर सोचो, फिर हम रीजनिंग चेक करेंगे। इस चैप्टर को डेफिनेशंस की लिस्ट की तरह नहीं बल्कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलायबल और कंपेरेबल बनाने वाली पूरी सिस्टम की तरह समझेंगे। पहले लर्निंग मैप सुन लो। हम समझेंगे कि थियरी बेस की जरूरत क्यों है, जीएपी क्या करता है, तेरा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में क्या आता है, कैश और अक्रूवल बेसिस कब रिकग्निशन करते हैं, और आईसीएआई की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी कैसे लाते हैं। अंत में जीएसटी के डेस्टिनेशन बेस्ड नेचर और सीजीएसटी एसजीआईजीएसटी को भी कनेक्ट करेंगे। चलो हुक से शुरू करते हैं। अगर दो बिजनेसेस एक जैसी ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करें तो इन्वेस्टर या बैंकर उनके रिजल्ट्स कंपेयर कैसे करेगा? यही चैप्टर का सेंट्रल प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग केवल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग नहीं है, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन बननी चाहिए जिस पर अलग अलग यूजर्स डिसीजंस ले सकें। थ्योरी बेस में प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और गाइडलाइंस शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाना है। इससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अधिक रिलायबल बनती है और यूजर्स के लिए यूजफुल होती है। एग्जाम पॉइंट: थ्योरी बेस कोई एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस को गाइड करने वाला फ्रेमवर्क है। यूजर्स कौन है? ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और टैक्स अथॉरिटीज। इन्वेस्टर प्रॉफिट या लॉस जाना और दूसरे सिमिलर एंटरप्राइजेस से कंपैरिजन करना चाहता है। बैंकर लिक्विडिटी पोजीशन देख सकता है, इसलिए इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट, यूजफुल और रिलायबल होनी चाहिए। ये लाइन आंसर में लिखोगे तो नीड ऑफ थ्योरी बेस अच्छी तरह एस्टैब्लिश होगी। कंपैरेबिलिटी दो प्रकार की होती है। इंटर फर्म कंपैरिजन में एक फर्म की परफॉर्मेंस दूसरी फर्म से कंपेयर होती है। इंटर पीरियड कंपैरिजन में उसी फर्म की करंट परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर से कंपेयर होती है। दोनों कंपैरिजन तभी मीनिंगफुल होंगे जब अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट हों। यही थियरी बेस की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। एक क्विक चेक। अगर कोई फर्म हर साल डेप्रिसिएशन की मेथड बदलती रहे तो क्या प्रॉफिट फिगर्स डायरेक्टली कंपेरेबल रहेंगे? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? नहीं, क्योंकि पॉलिसी बदलने से रिजल्ट्स की कंपैरिजन प्रभावित होगी। इसी कनेक्शन को बाद में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में फिर से यूज करेंगे। अब जीएएपी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व रूल्स या गाइडलाइंस हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आए। गैप पास्ट एक्सपीरियंसेस, कस्टम्स, प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स और गवर्नमेंट रेगुलेशन से समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। गैप को केवल फिक्स्ड और अनचेंजिंग रूल्स मत समझना। लीगल, सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदलता है, यूजर्स की नीड्स बदलती हैं, इसलिए प्रिंसिपल्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं। चैप्टर में प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस जैसे टर्म्स मिलते हैं। इनके नामों पर उलझने से बेहतर है इनके प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूज को समझना। कॉन्सेप्ट का अर्थ फंडामेंटल अजम्पशन या आइडिया है, जबकि कन्वेंशन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के लिए कस्टम या ट्रेडिशन को दर्शाता है। लेकिन इस चैप्टर में ये टर्म्स कई जगह इंटरचेंजेबली यूज की गई हैं और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के रूप में डिस्कस की गई हैं। एग्जाम में डेफिनेशन के साथ पर्पस लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल करो। जैप का फुल फॉर्म क्या है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले खुद बोलो। एक्सपेक्टेड आंसर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी लाना, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल और कंपैरेबल बने। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की फॉर्मेशन। चैप्टर 13 कॉन्सेप्ट्स बताता है
business entity, money measurement, going concern, accounting period, cost, dual aspect, revenue recognition, matching, full disclosure, consistency, conservatism, materiality और objectivity. इन्हें रैंडम लिस्ट की तरह याद मत करो, हम इन्हें छोटे लॉजिकल ग्रुप्स में समझेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उसके ओनर अकाउंटिंग के लिए सेपरेट एंट्रीज हैं। ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है, तो बिजनेस रिकॉर्ड्स में ओनर के प्रति लायबिलिटी मानी जाती है। ओनर पर्सनल खर्च के लिए ड्राइंग्स करता है, तो कैपिटल और बिजनेस की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इस कॉन्सेप्ट का व्यू पॉइंट याद रखो, बुक्स बिजनेस यूनिट के पर्सपेक्टिव से बनती हैं, ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं। इसलिए ओनर के पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन ओनर का ट्रांजैक्शन बिजनेस फंड्स का इनफ्लो या आउटफ्लो इन्वॉल्व करे तो वह बिजनेस रिकॉर्ड्स में आएगा। एग्जाम पॉइंट, सेपरेशन ही की वर्ड है। मान लो ओनर अपने पर्सनल घर का फर्नीचर खरीदता है, क्या बिजनेस बुक में आएगा? नहीं। लेकिन ओनर बिजनेस से पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा निकालता है, तो ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड होगा। यह डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स अक्सर मिस करते हैं। ट्रांजैक्शन का ओनर से रिलेशन नहीं, बिजनेस फंड्स पर इफेक्ट देखो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अब बहुत केयरफुली समझो। केवल वही ट्रांजैक्शंस और हैपनिंग्स बुक्स में रिकॉर्ड होंगे जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, जैसे सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस या रिसीट ऑफ इनकम। मैनेजर की अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी, रिसर्च क्रिएटिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की जनरल इमेज मनी में रिलायबली एक्सप्रेस न हो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं आएगी। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा हिस्सा भी इम्पोर्टेंट है। एसेट्स को फिजिकल यूनिट्स में जोड़ना मीनिंगफुल नहीं होता। 2 एकर्स लैंड, 10 रूम्स, कंप्यूटर्स, चेयर्स और रॉ मटेरियल टन्स में हैं। इन्हें टोटल एसेट्स बनाने के लिए रुपीस और पैसे में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मॉनेटरी यूनिट्स में मेंटेन होते हैं। मनी मेजरमेंट की लिमिटेशन भी एग्जाम में आ सकती है। मनी की वैल्यू टाइम के साथ प्राइस चेंजेस के कारण कांस्टेंट नहीं रहती। अलग अलग वर्षों में खरीदे एसेट्स को उनके पुराने मॉनेटरी वैल्यूज पर ऐड करने से हेटेरोजेनस वैल्यूज कंबाइन हो सकती हैं। इसलिए बुक्स हमेशा बिजनेस की ट्रू और फेयर वर्थ पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। अब गोइंग कंसर्न, इसका अजम्पशन है कि बिजनेस फॉरसेबल फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा और रीजनेबली लॉन्ग पीरियड तक ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगा। ये कोई गारंटी नहीं, बल्कि अकाउंटिंग अजम्पशन है। इसी कंटिन्यूटी के कारण एसेट्स का बेनिफिट कई पीरियड्स में एलोकेट किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ पूरा कॉस्ट एक ही ईयर में चार्ज करने की। चैप्टर का कंप्यूटर एग्जाम्पल लो। अगर कंप्यूटर 50,000 का है और एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, तो गोइंग कंसर्न के कारण उसका कंज्यूम पोर्शन रेलेवेंट पीरियड्स में चार्ज होगा और रिमेनिंग वैल्यू आगे कैरी होगी। इलस्ट्रेशन में 10,000 हर ईयर चार्ज करने का आइडिया दिया गया है। यही एसेट वैल्यूएशन का कॉन्सेप्चुअल आधार है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही ना हो तो पूरा 50,000 परचेज ईयर में रेवेन्यू से चार्ज करना पड़ सकता है। इसलिए क्वेश्चन आए कि बिजनेस को गोइंग कंसर्न मानना क्यों जरूरी है, तो एसेट कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में एलोकेट करने और बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाने का कनेक्शन जरूर लिखना। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का अर्थ है वह स्पेसिफिक स्पैन जिसके अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि पीरियड में प्रॉफिट हुआ या लॉस, और एंड पर एसेट्स तथा लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है। नॉर्मली पीरियड 1 ईयर होता है, क्योंकि यूजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए। फर्म इंडेफिनेटली वेट नहीं कर सकती। एनुअल स्टेटमेंट्स के अलावा इंटरिम स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। पार्टनर रिटायरमेंट जैसी सिचुएशन में पीरियड स्टैंडर्ड 12 मंथ से अलग हो सकता है। लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं। क्विक क्विज, लाइफ टाइम में बार बार स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये आंसर सीधे और क्लियरली लिखना। अब तक हम फर्स्ट मेजर बुक कवर कर चुके हैं। बिजनेस अलग है, केवल मॉनेटरी इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी एज्यूम होती है और परफॉर्मेंस रेगुलर अकाउंटिंग पीरियड्स में मेजर होती है। इन चारों को एक साथ सोचो, क्योंकि ये बताते हैं कि अकाउंटिंग एंटिटी मेजरमेंट, टाइम और कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करती है। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट्स बुक्स में परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।
परचेज प्राइस में एक्विजिशन कॉस्ट के साथ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स और एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने वाले रेलेवेंट कॉस्ट्स शामिल हो सकते हैं। यह हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाता है क्योंकि परचेज डॉक्यूमेंट से कॉस्ट वेरीफाई की जा सकती है। चैप्टर के प्लांट एग्जाम्पल में परचेज प्राइस 50 लाख है, ट्रांसपोर्टेशन 10,000, रिपेयर्स 15,000 और इंस्टॉलेशन 25,000 जोड़ने पर रिकॉर्डेड कॉस्ट 50 लाख 50,000 बनती है। एग्जाम में केवल परचेज प्राइस लिखकर मत रुकना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एसेट को यूजेबल बनाने तक के इंक्लूडेड कॉस्ट को पहचानना जरूरी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट साल दर साल ऑटोमेटिकली मार्केट वैल्यू के साथ चेंज नहीं होती। बिल्डिंग 2.5 करोड़ में खरीदी गई तो रिकॉर्ड्स में परचेज कॉस्ट बेसिस बना रहेगा, भले मार्केट वैल्यू बदल जाए। इसका बेनिफिट ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन लिमिटेशन यह कि बिजनेस की करंट ट्रू वर्थ पूरी तरह शो नहीं हो सकती और राइजिंग प्राइसेस में हिडन प्रॉफिट्स हो सकते हैं। एक कंफ्यूजन क्लियर करें, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि हर एक्सपेंस एसेट कॉस्ट में जोड़ दो। फोकस एसेट एक्विजिशन और उसे रेडी फॉर यूज करने से डायरेक्टली जुड़े कॉस्ट पर है। आंसर में हिस्टोरिकल कॉस्ट, वेरीफाइबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी कीवर्ड्स लिखोगे, फिर लिमिटेशन का छोटा पॉइंट जोड़ोगे तो रिस्पॉन्स बैलेंस्ड बनेगा। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग की बैकबोन। हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल या टू फोल्ड इफेक्ट होता है और उसे कम से कम 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। राम ने बिजनेस में 50 लाख इन्वेस्ट किए तो कैश एसेट बढ़ा और कैपिटल भी उतनी ही अमाउंट से बढ़ा। दोनों इफेक्ट्स इक्वल रहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिसाइसली लिखो, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, जबकि लायबिलिटीज आउटसाइडर्स के क्लेम्स और कैपिटल ओनर का क्लेम रिप्रेजेंट करता है। हर ट्रांजैक्शन इक्वेशन के दोनों साइड्स या आइटम्स को इस तरह अफेक्ट करती है कि इक्वालिटी मेंटेन रहे। यही ड्युअलिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर फर्म कैश से 10 लाख के गुड्स खरीदती है तो स्टॉक बढ़ता है और कैश घटता है। अगर 30 लाख की मशीन क्रेडिट पर खरीदी जाती है तो मशीनरी एसेट बढ़ता है और क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ती है। इसलिए ड्यूअल इफेक्ट का मतलब हमेशा एक डेबिट और एक क्रेडिट की बेसिक लॉजिक से जुड़ा है। स्टूडेंट चेक, अगर कोई ट्रांजैक्शन केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करती हुई दिखे तो क्या वह कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं, कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट और सिस्टम को अलग अलग नहीं बल्कि कनेक्टेड आइडियाज की तरह रिवाइज करो। छोटा रिकैप, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पूछता है एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। ड्यूअल एस्पेक्ट पूछता है ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे। कॉस्ट में हिस्टोरिकल परचेज प्राइस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स याद रखो। ड्यूअल एस्पेक्ट में टू फोल्ड इफेक्ट और एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल याद रखो। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू तब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंक्लूड की जाती है जब उसे रियलाइज्ड माना जाए, यानी रेवेन्यू पाने का लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाए। क्रेडिट सेल में कैश बाद में रिसीव होता है, लेकिन गुड सोल्ड होने के दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है। ये कैश रिसीट से अलग आइडिया है। रेवेन्यू में गुड्स और सर्विसेज की सेल्स के साथ एंटरप्राइज रिसोर्सेज के यूज से मिलने वाला इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड्स भी शामिल हो सकते हैं। रेंट या इंटरेस्ट जैसे इनकम को रेलेवेंट टाइम बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसलिए की क्वेश्चन है, लीगल राइट या अर्निंग कब अराइज हुआ, केवल कैश कब आया ये नहीं। चैप्टर में एक्सेप्शंस भी हैं। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 या 3 इयर्स ले सकता है, तो कंप्लीटेड पोर्शन के आधार पर प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकती है। हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्टेड अमाउंट रियलाइजेशन से जुड़ता है। एग्जाम में जनरल रूल के साथ एक्सेप्शन मेंशन करने से आंसर कंप्लीट दिखता है। एक सेकंड पॉज। गुड्स क्रेडिट पर जनवरी में सोल्ड हुए और पेमेंट अप्रैल में आया। सेल्स फिगर में रेवेन्यू किस पीरियड में आएगी? जनवरी, क्योंकि सेल के समय लीगल राइट टू रिसीव अराइज हुआ। अगर तुमने अप्रैल कहा तो तुम कैश बेसिस और रेवेन्यू रिकॉग्निशन को मिक्स कर रहे हो।
मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड में अर्न रेवेन्यूज के साथ उन्हीं रेवेन्यूज को अर्न करने वाले रिलेटेड एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। प्रॉफिट या लॉस निकालते समय रिलेटेड एक्सपेंसेस को सेम पीरियड की रेवेन्यू से डिडक्ट किया जाता है। एक्सपेंस कैश पेमेंट के समय नहीं, सर्विस या एसेट के यूज से रिलेटेड पीरियड में रिकॉग्नाइज हो सकती है। सैलरीज, रेंट और इंश्योरेंस को उस पीरियड के आधार पर रिकग्नाइज करो जिससे वे रिलेट करते हैं। फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन भी उस पीरियड में एलोकेट होती है जिसमें एसेट यूज होकर रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है। गुड्स के मामले में प्रोड्यूस्ड या परचेस्ड सभी गुड्स की कॉस्ट नहीं, सोल्ड गुड्स की कॉस्ट मैच होगी। मैचिंग का कॉम्पैक्ट आंसर फ्रेम है, रेवेन्यू और उसे अर्न करने वाली एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करनी चाहिए, चाहे रेवेन्यू रिसीव हुआ हो या नहीं और एक्सपेंस पे हुई हो या नहीं। इससे उस पीरियड का ट्रू प्रॉफिट या लॉस एसरटेन करने में मदद मिलती है। ये लाइन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। अब एक मिनी क्विज, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यूज किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं? पहले आंसर दो। सही आंसर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। और रेवेन्यू जनरली पॉइंट ऑफ सेल पर रिकॉग्नाइज होना किससे जुड़ा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? दो कीवर्ड्स को साथ में कंफ्यूज मत करना। अगर इस तरह के एग्जैक्ट डाउट्स में तुम्हें तुरंत सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस चाहिए तो एडजी को पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। पहले अपना आंसर बोलो, फिर डाउट पूछो। केवल फाइनल डेफिनेशन कॉपी करने के बजाय रीजनिंग चेक करना ज्यादा यूजफुल रहेगा। हाँ, लेकिन लेसन फ्लो मत तोड़ना। अभी इतना याद रखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताता है इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी और मैचिंग बताता है उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस किस पीरियड में आएगा। अब तक हम रिकॉग्निशन और प्रॉफिट कैलकुलेशन के सेंट्रल लिंक को कवर कर चुके हैं। अब रिपोर्टिंग क्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट्स। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकम्पनिंग बुक्स में सभी मटेरियल और रेलेवेंट फैक्ट्स फुली और एडिक्वेटली डिस्क्लोज होने चाहिए। इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और सप्लायर्स डिसीजंस लेते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन छिपाना या अधूरा दिखाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजफुलनेस कम कर देगा। फुल डिस्क्लोजर का अर्थ ये नहीं कि हर छोटी बात को एंडलेस डिटेल में लिखना है। मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज होने चाहिए, यानी जिनकी नॉलेज इन्फॉर्म्ड यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नोट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम में फुल, फेयर और एडिक्वेट डिस्क्लोजर जैसे वर्ड्स जरूर याद रखो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का फोकस कंपैरेबिलिटी और रिलायबिलिटी है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड और एक एंटरप्राइज से दूसरे एंटरप्राइज की कंपैरिजन तभी मीनिंगफुल होगी जब अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्म रहे। डिप्रिसिएशन या स्टॉक वैल्यूएशन की मेथड्स बदलने से प्रॉफिट्स डायरेक्टली कॉम्परेबल नहीं रह सकते, इसलिए सेम मेथड्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। एक सेटल पॉइंट, कंसिस्टेंसी चेंज को कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं करती। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना जरूरी हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज और उसके प्रोबेबल इफेक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए। इसलिए आंसर में ये मत लिखना कि कंसिस्टेंसी का मतलब पॉलिसीज कभी बदल ही नहीं सकती। सही आइडिया है जस्टिफाइड चेंज विद प्रॉपर डिस्क्लोजर। कंजर्वेटिज्म, जिसे प्रूडेंस भी कहते हैं, अनसर्टेनिटी में कॉशियस अप्रोच देता है। प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए। चैप्टर का फेमिलियर आइडिया है, प्रॉफिट्स तब तक रिकॉर्ड न करो जब तक रियलाइज ना हो, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोविजन करो। इसका उद्देश्य क्रेडिटर्स और एंटरप्राइज के हितों की प्रोटेक्शन से जुड़ा है। एप्लीकेशंस याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में जो लोअर हो उस पर वैल्यू करना, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना और गुडविल या पेटेंट्स जैसे इनटैंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना। लेकिन प्रूडेंस का मतलब एसेट्स को जानबूझकर अंडर वैल्यू करना नहीं है, वरना सीक्रेट रिजर्व्स बन सकते हैं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग का फोकस रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट फैक्ट्स पर होना चाहिए। कोई फैक्ट मटेरियल तब है जब इन्फॉर्म्ड यूजर का डिसीजन उसकी नॉलेज से इन्फ्लुएंस हो सकता है। थिएटर की कैपेसिटी बढ़ाने वाला एक्सपेंडिचर मटेरियल हो सकता है क्योंकि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ट्रिवियल स्टेशनरी को करंट एक्सपेंस ट्रीट किया जा सकता है। मटीरियलिटी अमाउंट और नेचर दोनों पर डिपेंड कर सकती है, इसलिए केवल अमाउंट छोटा या बड़ा देखकर फैसला नहीं होता। यूजर के डिसीजन पर पॉसिबल इफेक्ट देखना होता है।
फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी कनेक्टेड हैं। मटीरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करो, इममटीरियल डिटेल्स पर अननेसेसरी एफर्ट मत लगाओ। यह डिस्टिंक्शन आंसर में क्लैरिटी देता है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को बायस फ्री और वेरीफाइबल बनाता है। परचेज के लिए कैश रिसीट, इनवॉइस या डिलीवरी चलन जैसे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट अपनाने का एक कारण यही ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो सकता है। मार्केट वैल्यू व्यक्ति और समय के हिसाब से बदल सकती है, इसलिए सब्जेक्टिव हो सकती है। एक्टिव रिकॉल सेट, एंटिसिपेटेड लॉसेस और अनरियलाइज्ड गेन्स को लेकर कॉशियस अप्रोच कौन सा कॉन्सेप्ट है? कंजर्वेटिज्म। सेम अकाउंटिंग मेथड फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। कंसिस्टेंसी। बायस फ्री रिकॉर्ड सपोर्टेड बाय वाउचर्स। ऑब्जेक्टिविटी। डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग इंफॉर्मेशन। मटेरियलिटी, पहले खुद आंसर्स बोलना फिर ही आगे बढ़ना। रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स का रिकैप। फुल डिस्क्लोजर रिलेवेंट फैक्ट्स को ट्रांसपेरेंट बनाता है। कंसिस्टेंसी कंपैरिजन पॉसिबल बनाती है। कंजर्वेटिज्म प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करने से रोकता है। मटीरियलिटी अटेंशन को सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन पर रखती है। ऑब्जेक्टिविटी रिकॉर्ड्स को एविडेंस और वेरिफिकेशन से सपोर्ट करती है। अब हम सिस्टम्स और रिकग्निशन बेसिस की ओर बढ़ेंगे। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग दो ब्रॉड टाइप्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हर ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं और बेसिक रूल है कि एवरी डेबिट का कॉरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। यह कंप्लीट सिस्टम है क्योंकि ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स कैप्चर होते हैं। डबल एंट्री के बेनिफिट्स समझो। रिकॉर्ड्स कंप्लीट और अधिक रिलायबल होते हैं। फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन की पॉसिबिलिटीज मिनिमाइज होती हैं और ट्रायल बैलेंस बनकर अरिथमेटिक इनएक्यूरेसीज चेक की जा सकती हैं। ये सिस्टम लार्ज और स्मॉल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट हो सकता है। ड्यूअल एस्पेक्ट इसका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है। सिंगल एंट्री को कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम मत समझना। इसमें हर ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता। जनरली पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक मेंटेन किए जाते हैं, इसलिए रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट और अनसिस्टमैटिक हो सकते हैं। फिर भी स्मॉल बिजनेस फर्म सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका यूज कर सकती हैं। एग्जाम कंपैरिजन में 4 डायमेंशंस रखो: कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी और सिंप्लिसिटी। डबल एंट्री कंप्लीट, मोर रिलायबल और सिस्टमैटिक है। सिंगल एंट्री सिंपल और फ्लेक्सिबल है, लेकिन इनकम्प्लीट और लेस रिलायबल है। यह भी लिख सकते हो कि सिंगल एंट्री को कई बार प्रॉपर सिस्टम के बजाय इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की स्थिति कहा जाता है। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी रेवेन्यू और कॉस्ट को किस टाइमिंग पर रिकॉग्नाइज करना है। दो अप्रोचेस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में एंट्री कैश रिसीव या पे होने पर होती है। अक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू या कॉस्ट उस पीरियड में रिकॉग्नाइज होती है जिसमें वह अकर होती है, कैश बाद में आए या पहले। कैश बेसिस एग्जांपल, दिसंबर का ऑफिस रेंट जनवरी में पे हुआ, तो कैश बेसिस रिकॉर्ड्स में जनवरी में आएगा। जनवरी क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड पेमेंट अप्रैल में मिलने पर हो सकता है। यह मेथड सिंपल है, लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है और प्रॉफिट को रिसीट्स तथा पेमेंट्स के डिफरेंस की तरह दिखाता है। अक्रूअल बेसिस में कैश रिसीट और राइट टू रिसीव कैश अलग समझे जाते हैं। उसी तरह कैश पेमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अलग हो सकते हैं। रेवेन्यू अर्न होने पर और एक्सपेंस इनकर होने पर रेलेवेंट पीरियड में रिकॉग्निशन होती है। इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए एक्रियल बेसिस रेवेन्यूज को रिलेटेड एक्सपेंसेस से बेटर मैच करती है। कैश और अक्रूवल का क्विक डिस्टिंक्शन। कैश बेसिस पूछता है कैश कब मूव हुआ, अक्रूवल बेसिस पूछता है ट्रांजैक्शन कब कर हुआ या राइट और ऑब्लिगेशन कब अराइज हुए। अगर क्वेश्चन में मैचिंग, अर्न रेवेन्यू या इनकर्ड एक्सपेंस लिखा हो तो अक्रूवल बेसिस की डायरेक्शन में सोचो। ये कॉमन एग्जाम ट्रैप है। एक लिसनर चैलेंज, क्रेडिट सेल जनवरी में हुई और कैश अप्रैल में मिला। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में रिकॉग्निशन मंथ क्या होगा? कैश बेसिस में अप्रैल, अक्रूवल बेसिस में जनवरी। अब दूसरा, दिसंबर का रेंट जनवरी में पे हुआ, कैश बेसिस जनवरी, अक्रूवल बेसिस दिसंबर।
अपना आंसर चेक करो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। सिस्टम्स बताते हैं ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स कितने कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड होंगे, जबकि बेसिस बताती है रिकॉग्निशन टाइमिंग क्या होगी। डबल एंट्री और एक्यूरेल बेसिस को ऑटोमेटिकली सेम मत समझना। पहला रिकॉर्डिंग सिस्टम है, दूसरा रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉग्निशन का बेसिस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को गाइड करते हैं। इन्हें ICAI इशू करता है। मैं ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी लाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी बढ़ाना और यूजर्स को कंप्लीट तथा यूजफुल इंफॉर्मेशन देना। स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वेरिएशंस कम होते हैं, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स बढ़ते हैं और इंटर एंटरप्राइज तथा इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन ईजियर होता है, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स चूज करना डिफिकल्ट हो सकता है, रिजिड एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी कम कर सकती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिवेलिंग लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। अब GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो मैन्युफैक्चर से फाइनल कंजम्पशन तक स्टेजेस पर लगाया जाता है और अर्लियर स्टेजेस के टैक्सेस का क्रेडिट अवेलेबल होता है। ब्रॉड आइडिया है कि वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगे और फाइनल बर्डन फाइनल कंज्यूमर बेयर करे। इसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से अलग टैक्स फ्रेमवर्क की तरह देखो। जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स याद रखो। सीजीएसटी सेंटर द्वारा लेवी किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। एसजीएसटी स्टेट द्वारा लेवी किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। आईजीएसटी इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगता है और इंपोर्ट भी इसके स्कोप में आता है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में CGST और SGST साथ लग सकते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में IGST लगता है। चैप्टर के एग्जाम्पल में सेम स्टेट सेल पर 9% CGST और 9% SGST दिखाया गया है, जबकि दूसरे स्टेट ट्रांसफर पर 18% IGST। एग्जाम में लोकेशन और मूवमेंट देखकर कंपोनेंट आइडेंटिफाई करो। अब कंप्लीट रिकैप। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी के लिए फ्रेमवर्क देता है। जीएपी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग गाइडलाइंस है। बिजनेस एंटिटी ओनर और बिजनेस को अलग रखता है। मनी मेजरमेंट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। गोइंग कंसर्न कंटिन्यूटी मानता है। अकाउंटिंग पीरियड रेगुलर परफॉर्मेंस मेजरमेंट देता है। कॉस्ट हिस्टोरिकल परचेज प्राइस पर फोकस करता है। बाकी कोर चेन भी याद रखो। ड्यूअल एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन से जुड़ा है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन लीगल राइट या सेल के समय इनकम रिकॉग्नाइज करती है। मैचिंग रिलेटेड एक्सपेंस को सेम पीरियड की रेवेन्यू से जोड़ता है। फुल डिस्क्लोजर मटेरियल फैक्ट्स दिखाता है। कंसिस्टेंसी कंपैरिजन बचाती है। कंजर्वेटिज्म लॉसेस के लिए कॉशियस अप्रोच देता है। मटीरियलिटी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस करती है और ऑब्जेक्टिविटी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स तथा अनबायस्ड रिकॉर्डिंग पर। डबल एंट्री कंप्लीट है, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट लेकिन सिंपल और फ्लेक्सिबल हो सकती है। कैश बेसिस कैश मूवमेंट पर रिकॉर्ड करती है। एक्रूअल बेसिस अकरेंस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी लाते हैं और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स फ्रेमवर्क है। कॉमन मिस्टेक्स चेक करो। बिजनेस एंटिटी में ओनर की हर पर्सनल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती। मनी मेजरमेंट में नॉन मॉनेटरी क्वालिटीज बुक्स में नहीं आती। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को कैश रिसीट मत समझना। कंसिस्टेंसी का मतलब चेंज इम्पॉसिबल नहीं है। कंजर्वेटिज्म का मतलब सीक्रेट रिजर्व्स बनाना नहीं है। और ड्यूअल एस्पेक्ट में इक्वेशन लिखना मत भूलना। एग्जाम आंसर लिखने के लिए 3 स्टेप का फ्रेम यूज करो। पहले कॉन्सेप्ट की प्रिसाइज डेफिनेशन, फिर चैप्टर बेस्ड एग्जाम्पल या इफेक्ट और अंत में पर्पस या लिमिटेशन। कंपेयर क्वेश्चंस में हेडिंग्स बनाओ। लॉन्ग आंसर्स में रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, डिस्क्लोजर और ऑब्जेक्टिविटी जैसे रेलेवेंट कीवर्ड्स नेचुरली इंक्लूड करो। इससे आंसर रोट लिस्ट नहीं, रीजन रिस्पॉन्स लगेगा। फाइनल चैलेंज के लिए नोटबुक खोलो। बिना देखे 5 आंसर्स लिखो। गोइंग कंसर्न एसेट कॉस्ट को कैसे अफेक्ट करता है? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैश और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी हैं? फिर हर आंसर में डेफिनेशन, रीजनिंग
और एक सुटेबल एग्जाम्पल चेक करो। अगर किसी कॉन्सेप्ट पर अभी भी डाउट है तो उसे आज ही छोटे क्वेश्चन में बदलो और एडजी में एक्टिव रिकॉल या क्रमवार डाउट सॉल्विंग से टेस्ट करो। हमारा गोल केवल चैप्टर खत्म करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर अकाउंटिंग रूल इन्फॉर्मेशन को रिलायबल और कंपैरेबल कैसे बनाता है। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अलग अलग डेफिनेशंस नहीं, एक कनेक्टेड लॉजिक है। बिजनेस को आइडेंटिफाई करो, ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर करो, करेक्ट पीरियड में रिकॉग्नाइज करो, ड्यूअल इफेक्ट रिकॉर्ड करो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो और कंसिस्टेंट तथा ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग रखो। अब तुम अपना 5 क्वेश्चन चैलेंज पूरा करो। आज हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज रिवाइज किए। जीएपी, 13 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डबल और सिंगल एंट्री, कैश और एक्रूअल बेसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जीएसटी। कॉमन मिस्टेक याद रखो, कैश मिलने का मतलब हमेशा उसी समय रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं होता। अब एक कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, बिना नोट्स देखे कॉन्सेप्ट्स का 1 पेज माइंड मैप बनाओ और एडजी के साथ अपने वीक पॉइंट्स टेस्ट करो। बहुत अच्छा किया तुमने। शांत रहो, रोज थोड़ा रिवाइज करो और अगली स्टडी सेशन में फिर मिलते हैं।